आज के इस वीडियो का मुख्य विषय है लोक प्रशासन का एक पूर्व प्रश्न पत्र जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की 2021 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। इसके 50 प्रश्नों को आज इस पहले पार्ट में हम हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आपको बेहतर अंक प्राप्त हो सकें और आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें, क्योंकि प्राय यह देखा जाता है कि पूर्व प्रश्न पत्रों से भी कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक उद्यम पर समिति और संयुक्त संसदीय समिति। सूची 2 में प्रशासन में कार्यकुशलता एवं मितव्ययता लाने हेतु वैकल्पिक नीतियों का सुझाव। 2, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तीसरा, सरकार के विनियोग लेखों से संबंधित कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। चौथा, संसद की एक तदर्थ समिति है। हमें नीचे दिए गए कूटों से इसका चयन करना है। इसका सही उत्तर है सी, अर्थात लोक लेखा समिति सरकार के विनियोग लेखों से संबंधित कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। अनुमान समिति प्रशासन की कार्यकुशलता एवं मितव्ययता लाने हेतु वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। लोक उद्यमों पर समिति दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। और चौथे नंबर पर संयुक्त संसदीय समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्ता को सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति के रूप में वर्णित किया है? ए, मूने तथा रेले, बी, कार्ल मार्क्स, सी, मैक्स वेबर और डी, ला पोलम बारा। इसका सही उत्तर है ए, मूने तथा रेले ने सत्ता को सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पदोन्नति के वरिष्ठता आधारित सिद्धांत का कौन सा गुण नहीं है? ए, यह उन्नति के लिए आंतरिक संघर्षों को समाप्त करता है। बी, यह कार्मिकों के आत्मसुधार संबंधी प्रयासों को प्रभावित करता है। सी, यह कार्मिकों के सामान्य मनोबल को प्रोत्साहित करता है। डी, यह वस्तुनिष्ठ और इसे लागू करना आसान है। इसका सही उत्तर है बी, यह कार्मिकों के आत्मसुधार संबंधी प्रयासों को प्रभावित करता है। पदोन्नति में वरिष्ठता के आधारित सिद्धांत में यह गुण नहीं होता, जबकि अन्य पदोन्नति में वरिष्ठता आधारित सिद्धांतों के गुण हैं। पदोन्नति में वरिष्ठता आधारित सिद्धांत आंतरिक संघर्षों को समाप्त कर देता है, यह उसका गुण है। यह उन्नति के सामान्य मनोबल को भी प्रोत्साहित करता है और यह बहुत वस्तुनिष्ठ है और इसे लागू करना बेहद आसान है, क्योंकि पदोन्नति के लिए सिर्फ यह देखना है कि वरिष्ठ अधिकारी कौन है। सिर्फ यह इसका गुण नहीं है बी, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया शीर्षक पुस्तक का संपादक कौन है? ए, टेलर, बी सुब्रमण्यम, सी, M.H.D. टर्नर और डी, एडवर्ड डब्ल्यू विडनर। इसका सही उत्तर है डी, एडवर्ड डब्ल्यू विडनर इस पुस्तक के संपादक हैं, जो कि 1970 में प्रकाशित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की समृद्धि तथा महत्व निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और डी, नियोजित अर्थव्यवस्था। इसमें सही उत्तर है बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक व्यवस्था जो कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की समृद्धि तथा महत्व किस रूप में जाना जाता है, यानी जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों हो, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की मिलीजुली अर्थव्यवस्था होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनिवेश विभाग निम्नलिखित में से किस संघीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए, वित्त मंत्रालय, बी, वाणिज्यिक मंत्रालय, सी, रक्षा मंत्रालय और डी, भारी उद्योग मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए, वित्त मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन विषय का प्रधान सरोकार निम्नलिखित में से किनसे है? पहला, नीति संवेदनशीलता से। दूसरा, आधुनिक चुनौतियों का सामना कर उन पर काबू पाने की प्रशासन तथा सरकार की क्षमता से। तीसरा, लोकतंत्र के सिद्धांतों के आत्मसातीकरण से। चौथा, नवाचार, मूल अग्रलक्षी जोखिम उठाने वाले प्रशासन से। सही उत्तर का चयन करना है कूटों के माध्यम से। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, केवल पहला सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है
डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक योजना के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? आर्थिक व सामाजिक योजना अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ए संघ सूची में शामिल है, बी राज्य सूची का भाग है, सी इसका समावेश समवर्ती सूची में किया गया है, डी इसका उल्लेख उपरोक्त में से किसी सूची में नहीं है। भारतीय संविधान में जो सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, उसमें से इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग या आर्थिक व सामाजिक योजना किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समिति है? ए राजनीतिक मामलों की समिति, बी नियुक्ति समिति, सी आर्थिक मामलों की समिति और डी संसदीय मामलों की समिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में लगातार दोहराया गया है और इसका सही उत्तर है ए राजनीतिक मामलों की समिति महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है बाकी अन्य समितियों के मुकाबले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन राज्य के क्रियाकलापों में प्रबंधन के अनुप्रयोग की कला और विज्ञान है। यह निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है? ए एल डी व्हाइट, बी एफ एम मार्क्स, सी हर्बर्ट साइमन और डी ड्वाइट वाल्डो। इसका सही उत्तर है डी ड्वाइट वाल्डो ने कहा था कि लोक प्रशासन राज्य के क्रियाकलापों में प्रबंधन के अनुप्रयोग की कला और विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। इसका सही उत्तर है ए 1 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक उद्यमों या सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यह स्वायत्तता की कमी से ग्रसित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को अकुशल रखने में निजी क्षेत्र का निहित स्वार्थ है। सार्वजनिक या लोक उद्यमों में मानव संसाधन प्रबंध की शीर्ष वरीयता दी जाती है। मानव शक्ति योजना पर विस्तृत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें कूट में से चुनना है। पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा सही है। पहला, दूसरा व तीसरा सही है। पहला, दूसरा व चौथा सही है और दूसरा, तीसरा व चौथा सही है। इसका सही उत्तर है सी, पहला, दूसरा व चौथा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है व चौथा सही है, जबकि तीसरा सही नहीं है, जो ये कहता है कि सार्वजनिक या लोक उद्यमों में मानव संपादन प्रबंध के शीर्ष वरीयता दी जाती है। यह बात सही नहीं है लोक उद्यम या सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी प्रधानमंत्री कार्यालय और डी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। इसका सही उत्तर है डी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है, जबकि बाकी अन्य संलग्न हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वित्त मंत्री को सरोवर को भरने तथा उसमें निर्धारित मात्रा में जल बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो उसे पानी की निकासी पर भी नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए डोनेगमोर समिति के द्वारा, बी हेरल्ड समिति के द्वारा, सी 10वें वित्त आयोग के द्वारा और डी हूवर आयोग के द्वारा। इसका सही उत्तर है बी हेल्डन समिति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 200, बी अनुच्छेद 247, सी अनुच्छेद 249 और डी अनुच्छेद 250। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 249। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद प्रशासन के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं करती है? यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देना है, नहीं करती है। ए वित्त मंत्रालय, बी संसदीय बजट प्रक्रिया, सी संसदीय वित्तीय समितियां और डी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका सही उत्तर है ए वित्त मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन मनुष्यों, सामग्रियों तथा पद्धतियों के अध्ययन के सिवाय और कुछ नहीं है, यह परिभाषा दी गई। ए लूथर गुलिक के द्वारा, बी एल डी व्हाइट के द्वारा, सी पर्सी मैक्विन के द्वारा और डी जे एम पिफनर के द्वारा। इसका सही उत्तर है सी पर्सी मैक्विन के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी कि लोक प्रशासन मनुष्यों, सामग्रियों तथा पद्धतियों के अध्ययन के सिवा और कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा परिगणित 14 सिद्धांतों में नहीं है? ए आदेश, बी सत्ता में उत्तरदायित्व, सी व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के अधीन होना और डी नियंत्रण। इसका सही उत्तर है डी नियंत्रण हेनरी फेयोल द्वारा परिगणित 14 सिद्धांतों में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग जाने जाते हैं।
कांग्रेस की भुजाएं, स्वायत्तता के दीप, सरकार की चौथी शाखा और शीर्ष विहीन। यह उत्तर इसके कूटों के माध्यम से हल होना है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इन्हें कांग्रेस की भुजाएं भी कहा जाता है, इन्हें स्वायत्तता के दीप भी कहा जाता है और सरकार की चौथी शाखा भी कहा जाता है और शीर्ष विहीन भी कहा जाता है। यानी यह चारों के चारों कूट के माध्यम से हमें सही लगाने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, गृह सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव और भारत सरकार का कोई भी वरिष्ठ सचिव। इसका सही उत्तर है ए, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस वित्त आयोग ने निष्पादन लेखा परीक्षण पद्धति को अपनाने की अनुशंसा की थी? ए 10वें वित्त आयोग ने, बी 11वें वित्त आयोग ने, सी 12वें वित्त आयोग ने और डी 13वें वित्त आयोग ने। इसका सही उत्तर है सी 12वें वित्त आयोग ने निष्पादन लेखा परीक्षण पद्धति को अपनाने की अनुशंसा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक लेखा समिति के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए, समिति वित्तीय कानून के प्रारूप का परीक्षण करती है। समिति फटकार लगाने वाले या दंडात्मक प्राधिकार के रूप में कार्य नहीं करती। समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है। समिति राज्य निगमों के आय व्यय के प्रदर्शित करने वाले लेखा विवरण का परीक्षण करती है। इसका सही उत्तर है ए, समिति वित्तीय कानून के प्रारूप का परीक्षण करती है। यह बात सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में उपसभापति स्वतः ही समिति का अध्यक्ष बन जाएगा यदि वह उस समिति का सदस्य है? ए, वाणिज्य स्थायी समिति, बी, संयुक्त परामर्शदायी समिति, सी, लोक उपक्रम समिति और डी, लोक लेखा समिति। इसका सही उत्तर है डी, लोक लेखा समिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रशासक का हृदय उसके मस्तिष्क में पाया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ए, नरेंद्र मोदी, बी, सरदार पटेल, सी, JL नेहरू और डी, अमित शाह। इसका सही उत्तर है बी, सरदार पटेल ने कहा था एक प्रशासक का हृदय उसके मस्तिष्क में पाया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्टकोड शब्द बी का अर्थ है महाजनी करना, संतुलन करना, नौकरशाही व बजट तैयार करना। इसका सही उत्तर है डी, बजट तैयार करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजातांत्रिक प्रशासन की विशेषताएं हैं प्रचार एवं प्रसार, समानता एवं सहयोग, जन इच्छा का सम्मान और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों का उनकी पुस्तकों के नाम से मिलान कीजिए। पहली सूची में दे रखा है हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, अरस्तू और फिर उनकी पुस्तक प्रिंस, पॉलिटिक्स, लेवियाथन, ट्रीटिसाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट और नीचे कूट दिए हुए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 3, 4, 1, 2। हॉब्स की लेवियाथन, लॉक की 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट और मैकियावेली की द प्रिंस और अरस्तू की पॉलिटिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म किस देश में हुआ? ए, चीन, बी, जापान, सी, अमेरिका और डी, भारत। इसका सही उत्तर है सी, अमेरिका। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीन सार्वजनिक प्रबंध का समर्थक है? ए, एल टेरी, बी, क्रिस्टोफर हुड, सी, आर रोड्स और डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी नवीन सार्वजनिक प्रबंध के समर्थक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने भारतीय लोक सेवाओं को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा? ए, महात्मा गांधी, बी, सरदार पटेल, सी, गोविंद वल्लभ पंत और डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है बी, सरदार पटेल ने भारतीय लोक सेवाओं को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब लोकसभा में अनुदान संबंधी मांग पर विचार तथा पारित की जा रही हो तब निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संबंधित नहीं होता? ए, टोकन प्रस्ताव, बी, नीति कटौती प्रस्ताव, सी, निंदा प्रस्ताव और डी, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। इसका सही उत्तर है सी, निंदा प्रस्ताव ऐसे समय में पारित नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विमर्शात्मक लोकतंत्र शब्द का सृजन किया गया था। ए, प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन द्वारा, बी, तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन द्वारा, सी, द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन द्वारा और डी, विश्व बैंक के द्वारा। इसका सही उत्तर है बी, तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन के द्वारा, जो कि 2008 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रोज मैरी ओलेरी थे और जो कि सितंबर के माह में हुआ था।
प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था और इसके ठीक 20 वर्ष बाद 1928 में द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था और फिर उसके ठीक 20 वर्ष बाद 2008 में तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन था। आपको इन तीनों मिन्नोब्रुक सम्मेलन के अध्यक्षों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, एमपी फॉलेट और डगलस मैकग्रेगर, और सूची 2 में पुस्तकें दी गई हैं मॉडल्स ऑफ मैन, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इसका सही उत्तर है सी 3142। चेस्टर बर्नार्ड की द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव है, हर्बर्ट साइमन की मॉडल्स ऑफ मैन है, मैरी पार्कर फॉलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस है और डगलस मैकग्रेगर की द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक का अर्थ लोक प्रशासन में है। ए समस्त जनता से संबंधित, बी लोक निगम से संबंधित, सी राजनीतिक दलों से संबंधित और डी उपरोक्त सभी थे। इसका सही उत्तर है समस्त जनता से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्टकॉर्ड दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। ए डिमॉक ने, बी मूने तथा रेले ने, सी स्पेंसर ने और डी लूथर गुलिक ने। इसका सही उत्तर है डी लूथर गुलिक के द्वारा पोस्टकॉर्ड दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन व्यवस्थावादी विचारक के रूप में जाना जाता है? ए वेबर, बी चेस्टर बर्नार्ड, सी लूथर गुलिक और डी मैरी पार्कर फॉलेट। इसका सही उत्तर है बी चेस्टर बर्नार्ड। एक धन विधेयक के बारे में क्या सही नहीं है? इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके स्वरूप को निश्चित करने संबंधी अंतिम शक्ति स्पीकर के पास रहती है। इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुशंसा के बिना सदन में प्रस्तुत पेश नहीं किया जा सकता। एक धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल की सीमित शक्तियां होती हैं। इसका सही उत्तर है ए, इसे किसी भी सदन में नहीं अपितु सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सार्वजनिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। ए दबाव समूह, बी राजनीतिक दल, सी लोक प्रशासन और डी न्यायपालिका। इसका सही उत्तर है सी लोक प्रशासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार है। ए स्थान, बी प्रक्रिया, सी व्यक्ति और डी उद्देश्य। इसका सही उत्तर है बी प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया का नाम दिया? ए डिमॉक, बी साइमन, सी मूने और रेले, डी गुलेक। इसका सही उत्तर है सी मूने तथा रेले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया का नाम दिया। सदन में प्रश्नकाल के पश्चात मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न कहे जाते हैं। ए तारांकित प्रश्न, बी अतारांकित प्रश्न और सी अनुपूरक प्रश्न। इसका सही उत्तर है ए तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिनका सदन में मौखिक रूप से उत्तर प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग्यता के आधार पर भर्ती व्यवस्था को भारत में किस वर्ष अपनाया गया? ए 1910, बी 1917, सी 1920 और डी 1921। इसका सही उत्तर है डी 1921 में भर्ती व्यवस्था को भारत में अपनाया गया योग्यता के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी गुरुग्राम और डी बंगलौर। इसका सही उत्तर है बी नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? ए लोकसभा, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी दिल्ली के मुख्यमंत्री और डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है डी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। रॉबसन द्वारा निगमों को कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 4, बी 7, सी 6 और डी 3। इसका सही उत्तर है बी 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के अंतर्गत कितने मंत्रालय कार्यरत हैं? ए 57, बी 59, सी 62 और डी 70। इसका सही उत्तर है ए 57। उर्विक तथा गुलिक के द्वारा निम्न में से किसका समर्थन किया गया? एकल शीर्ष कार्यपालिका, विकेंद्रीकृत संगठन, बहुल निकायों की अध्यक्षता वाले संगठन और कमिश्नरी प्रकार के संगठन। इसका सही उत्तर है ए एकल शीर्ष कार्यपालिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ए 25, बी 40, सी 50 और डी 60। इसका सही उत्तर है सी 50। लोक सेवाओं में भर्ती होने के लिए आवश्यक सामान्य अर्हता क्या है?
ए नागरिकता, बी शिक्षा, सी अनुभव और डी प्राविधिक ज्ञान। इसका सही उत्तर है ए नागरिकता, जो कि एक सामान्य अर्हता है और बाकी सभी विशेष अर्हताएं हैं जिसमें शिक्षा, अनुभव और प्राविधिक ज्ञान आता है, लेकिन सामान्य अर्हता के अंतर्गत नागरिकता आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी किस शहर में स्थित है? ए शिमला, बी बड़ोदरा, सी नोएडा और डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है बी बड़ोदरा में भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी स्थित है। ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अगले 50 प्रश्नों से संबंधित आपको वीडियो देखना हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।